सवालात है जो मैं आपसे करूंगा। आप तो डॉक्टर रमन किशोर हुआ आपका नाम ना, तो अब तो सर सुबह से ये निःशुल्क शिविर जो लगी हुई है, आप इसमें सुबह से अपना योगदान दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। गांव के लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपसे कुछ बात ये जानना चाहूँगा कि यहाँ जो अभी तक आपने सुबह से जो पेशेंट देखा है उसमें जनरली किस टाइप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये मेनली ब्लड शुगर का बढ़ जाना। नॉर्मली ब्लड शुगर सभी के पास होते हैं। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है 70 फास्टिंग में, 70 से 100 के बीच, और बीपी 140 के नीचे। यदि फास्टिंग ब्लड शुगर 126 यानी 126 से एबव है, या पीपी ब्लड शुगर 200 के एबव है, तो आदमी डायबिटिक हो गया है। लेकिन यदि 140 और 200 के बीच अगर है, यानी कि ये इम्पेयर्ड है ब्लड शुगर, तो इस कंडीशन में हम इम्पेयर्ड ब्लड शुगर अगर रहेगा तो उसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके, फूड डाइट में अपना चेंजिंग करके। लेकिन इस पर भी अगर ये कंट्रोल में नहीं आता है तो हमें दवा का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, ये हुआ हमारे ब्लड शुगर का। मतलब 200 लेवल तक अगर डॉक्टर साहब अगर 200 लेवल तक अगर रहे, 200 तक रहे तो ये आप अपने लाइफस्टाइल से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे किडनी का थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी किडनी में शुगर को छांटने की कैपेसिटी, ब्लड में ही रिटेंशन रखे, वो होता है 180 मिलीग्राम पर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यानी कि अगर 180 से एबव अगर भागता है तो वो हमारे किडनी को डैमेज स्टार्ट कर देता है। अच्छा, तो ये माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट होता है कि हमारा किडनी इन्वॉल्व हुआ है या नहीं। तो ये किडनी से अगर निकलना शुरू किया तो वहां पर माइक्रो वेसल्स होता है, तो धीरे धीरे वो माइक्रो वेसल्स क्लॉग कर जाएगा। क्लॉग मतलब वो धीरे धीरे क्लॉग कर जाएगा, तो हमारा किडनी धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो किडनी डैमेज होना शुरू होगा जहां जहां माइक्रो वेसल्स है, क्योंकि हमें हर सेल को एनर्जी के लिए एनर्जी हर हाल में जरूरत है। अब चूंकि शुगर जो है वो ब्लड से टिश्यू में पहुंच नहीं रहा है, सेल में पहुंच नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, लेकिन उसको तो हर हाल में चाहिए एनर्जी। तो वो क्या करता है ना, लिपिड मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करता है। यानी हमारे शरीर में जो लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको तोड़कर एनर्जी देना चाहता है। तो अब क्या हुआ कि लिपिड जब टूटना शुरू करेगा तो वो लिपिड जाके क्लॉग करना शुरू करेगा। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल इसका लेवल हाई हो, तो ये ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो वो हमारे माइक्रो वेसल्स को सबसे पहले इफेक्ट करेगा। आंख में माइक्रो वेसल्स होते हैं तो आंख में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाता है स्टार्ट। किडनी में हो जाता है, किडनी में भी माइक्रो वेसल्स होते हैं, किडनी का वो करता है। पेरी में हमारे उंगली सब में, ये सब में होते हैं, तो यहाँ पर करता है तो यहाँ डायबिटिक फूट हो जाता है। ठीक है, तो डायबिटिक फूट हो जाता है। तो इसलिए माइक्रो वेसल्स को बचाने के लिए, क्योंकि माइक्रो वेसल्स जहां जहां होगा वहां वहां डैमेज करना ही करना है। हाइपरटेंसिव, ठीक है, हाँ, तो वो अलग है। पहले डायबिटीज पर ये चीज समझना है। तो ये जब डैमेज स्टार्ट करना शुरू कर देगा तो वाइटल्स ऑर्गन इफेक्टेड होना शुरू हो जाएगा। वाइटल्स ऑर्गन में किडनी सबसे मेन है, तो किडनी स्टार्ट मेन है कि आंख जो होता है वो 15 से 20 साल बाद इफेक्टेड होता है, 10 से 15 साल। यानी कि अगर आपको डायबिटीज हो गया तो हर साल आपको कम से कम एक बार आंख के डॉक्टर के पास जाके आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा रेटिना का कंडीशन कैसा है। 20 ईयर या 20 ईयर के आफ्टर आपको ये होने की 90% संभावना है कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो ही जाएगा, अगर आप शुगर को कंट्रोल करके नहीं रखते हैं। ठीक है, और हाइपरटेंशन नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है 120/80, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। अब क्या होता है कि कोई कहेगा कि हमको 140/90 है, हमको क्या मतलब है, हमको कोई मतलब नहीं है। ब्लड प्रेशर का परिभाषा है, अगर सिस्टोलिक 140 के एबव और डायस्टोलिक 90 के एबव अगर है तो समझिए कि आपको हाइपरटेंशन हो गया। अगर बार बार जांचा गया और बार बार आपका ब्लड प्रेशर 140/90 के एबव है, यानी आप हाइपरटेंसिव हो गए। अब कहेगा कोई मरीज कि हमको 140/90 है या 150/100, हमको कुछ नहीं हो रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो हमको रहने दीजिए, मेरा बीपी इतना ही रहेगा। ठीक है, तो इससे हानि क्या है? देखिए, हानि क्या होता है इसमें हम बता रहे हैं कि जो बीपी अगर आपका सिस्टोलिक या डायस्टोलिक अगर एक खास लिमिट 140 या 90 के एबव है
तो क्या होता है, हार्ट को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, हार्ट को ज्यादा जो एक ताकत से पंप करना पड़ता है। अब हम जानते हैं कि किसी भी मसल के एक्सरसाइज में अगर बार बार हम डंबल उठा के एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि वो मसल हाइपरट्रॉफी होता है, मोटा हो जाता है। तो हार्ट बार बार चैम्बर उसका ज्यादा प्रेशर से वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो क्या होगा ना कि हार्ट का चैम्बर जो है वो मोटा होता चला जाएगा, उसका वाल जो है मोटा होता चला जाएगा। तो मोटा होने से क्या होगा कि उसके अंदर में ब्लड कंटेनिंग कैपेसिटी घट जाएगा, मतलब ब्लड को अपने रखने का कैपेसिटी घट जाएगा। तो वो घट जाएगा तो आपका कार्डियक हार्ट फेलियर हो जाएगा, लो कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर, यानी कि अब हार्ट कंस्ट्रिक्ट तो करेगा लेकिन उस एप्रोप्रिएट अमाउंट में ब्लड को बाहर नहीं निकाल पाएगा, जिसका इफेक्ट यह होगा कि आपका हार्ट अब आपको कि आपके विभिन्न डिफरेंट ऑर्गन को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पाएगा ब्लड के थ्रू। और वहीं एनीमिया में क्या होता है, हाई कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर। हार्ट तो मेहनत कर रहा है, हार्ट तो ब्लड पहुंचा रहा है शरीर ऑर्गन को, लेकिन ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि हीमोग्लोबिन उतना अमाउंट में नहीं है आपके पास कि वो परफ्यूज कर पाए टिश्यू को सही अमाउंट में ऑक्सीजन को। तो हमारे हाइपरटेंशन और एनीमिया में ही अंतर है। एनीमिया में हाई कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर हो जाता है, जबकि हाइपरटेंशन में लो कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो हमारा लक्ष्य रहता है कि हाइपर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है, ठीक है। अंग्रेजी में मेन दवा एम्लोडिपिन और टेलमिसार्टन चलते हैं, ठीक है। डायबिटिक किसी को है तो टेलमिसार्टन इज ड्रग ऑफ चॉइस, बिकॉज ये शुगर के सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देता है, जो हमारे बीटा जो रिसेप्टर है शुगर के लिए उसके सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है, और साथ में यह माइक्रो वेसल्स को डायलेट भी करता है। इसलिए किसी को डायबिटीज भी है और हाइपरटेंशन है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस टेलमिसार्टन है। टेलमिसार्टन 40 mg नॉर्मली चलता है, वो ले। और यदि किसी का एज नॉर्मली डायबिटिक नहीं है और एज उसका 60 से अबव से है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस एम्लोडिपिन है, नॉर्मली एम्लोडिपिन चलता है, ठीक है। एम्लोडिपिन और टेलमिसार्टन ये बहुत सारे डॉक्टरों द्वारा या अभी प्रचलन में चलने वाला दवा है, ठीक है। और इसके साथ बहुत सारे और भी ग्रुप के दवा है, थायाजाइड, क्लोरोथैलिडोन, बहुत सारे दवा है, ठीक है। तो पहले एम्लोडिपिन और टेलमिसार्टन द्वारा हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कि इससे कंट्रोल अगर नहीं होता है तो फिर डायोरेटिक्स का सहारा लेते हैं, डायोरेटिक्स को ऐड करते हैं। किसी को टैकीकार्डिया अगर रहता है, यदि 100 से ज्यादा अगर पल्स रेट रहता है तो फिर उस स्थिति में हम लोग फिर हार्ट पर लोड बढ़ता है। तो हर ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर मेनली जो होता है ना वो 3 कंपोनेंट द्वारा कंट्रोल होता है। बीपी इक्वल टू होता है कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट जो होता है वो 2 चीज से निर्धारित होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, यानी कि बीपी को हम 3 चीज से कंट्रोल करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करके। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 2 तरह से कंट्रोल करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को कम करके या फिर हार्ट रेट को कम करके, ठीक है। और इसका शेष पार्ट हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए वो वहाँ फिजिशियन बैठे हैं, डॉक्टर रमन किशोर और डॉक्टर सरिता जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो देख रही हैं पेशेंट को। और ये हैं आँख का डॉक्टर चंदन कुमार गुप्ता जो आँख के डॉक्टर हैं। ये हैं डॉक्टर चंदन कुमार गुप्ता। डॉक्टर चंदन, मैं सतीश कुमार तिवारी आपसे कुछ चंद सवालात करना चाहता हूँ कि आप अभी यहाँ आए हैं, ये निःशुल्क शिविर लगा हुआ है, इसमें आप आँख के डॉक्टर हैं आप, तो आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि यहाँ पे जो अभी आप पेशेंट देख रहे हैं तो जनरली यहाँ किस टाइप की समस्याएं आपको लगी? जो है जो महामारी के रूप में आई फ्लू जो है वो अभी आया हुआ है, और जैसे कि ये बच्चा है अभी इसमें भी कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम्स है, ठीक है। और ये
अवेयरनेस के कारण जो है अभी हर एक, जैसे कि ये अभी क्या करेंगे कि जा करके और बच्चे लोगों के साथ खेलना चालू कर दें। अभी हम गाइड समझाएंगे कि आइसोलेट रहना है और आँख को ज़्यादा मतलब ये टच करते हैं तो दूसरी जगह नहीं, और हाइजीन मेंटेन करना है। तो इससे लोगों में अवेयरनेस हुआ। खासकर जो अभी यहाँ हम लोग आए हुए हैं, काफ़ी रिमोट एरिया है और इस रिमोट एरिया में जो अवेयरनेस का काफ़ी कमी है। अभी आप देखेंगे आगे जो डॉक्टर रमन किशोर जो है वो एनसीडी पे वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आपका काफ़ी हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ का या कैंसर का स्क्रीनिंग, तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में मिल भी रहा है। और अभी जो आई में जो आई फ्लू जो है वो काफ़ी फैला हुआ है, जिसमें कि यहाँ अवेयरनेस भी हो रहा है और उसको बचाव के लिए मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इन लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जागरूक भी हो रहा है, मेडिकेशन भी हो रहा है। हाँ, ठीक, करते रहें। मैं तब तक दूसरे लोगों के पास जाके देख रहा हूँ कि उन लोगों के पास क्या कौन सी समस्याएं आ रही हैं। ये है डॉक्टर मनीष कुमार, ये फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन है। डॉक्टर मनीष, आपने अभी सुबह से कोई पेशेंट देखा क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। मतलब अभी आप देखेंगे, आपकी बारी आने वाली है। ठीक है, मैं तब तक जो युगल किशोर जी हैं मैं उनके पास जाता हूँ। आप यहाँ पे सर संस्थान चलाते हैं। आप यहाँ पे संस्था चलाते हैं, तो ये बेसिकली ये जो फ्री कैंप है ये आप लोगों ने ही अरेंज किया है ना? डॉक्टर रमन सर के नेतृत्व में सर लोग जो है नेतृत्व में ही हो रहा है। तो आप जो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को मेरे तरफ से यही निवेदन है कि आप उन लोगों को जागरूक करें, उन लोगों को बताएं कि समस्याएं अगर आती है तो उस समस्याओं का निदान किस तरीके से किया जाए। आप इसको अच्छी भली भांति समझाएंगे उनको, जब यहाँ से डॉक्टर लोग देख के चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। कट गया। डॉक्टर रमन, ये मैं सिर्फ जानना चाहूँगा, जो आप सुबह से यहाँ निःशुल्क शिविर लगाए हुए हैं, देख रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये पहल होनी भी चाहिए, लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप सुबह से जो पेशेंट देख रहे हैं यहाँ पे, तो जनरली यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में किस टाइप का समस्याओं का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मेनली जो है हम लोग मुख्य रूप से हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ के मरीजों के लिए काम करते हैं। साथ में यहाँ पे बच्चे हैं जिनको खून की कमी यानी एनीमिया होता है, उनके लिए भी हम लोग काम करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मरीज़ मिले हैं जिनको या तो पहले से पता है बीपी, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, लेकिन उनको लक्षण नहीं है, वो दवा नहीं खा रहे हैं। तो हम ऐसे मरीज़ का काउंसलिंग करते हैं कि आप दवा खाइए, दवा खाना ज़रूरी है। अभी इनका है 172 है, इनका अपर बीपी है इनका। तो मैं इनको वही काउंसलिंग कर रहा हूँ कि आप दवा मत छोड़िए। यदि आपको कोई लक्षण नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसा बीमारी है बिना लक्षण का भी हो सकता है। और यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो लकवा का शिकायत हो सकता है, हार्ट अटैक, लकवा का शिकायत हो सकता है। हम लोग का दोनों मकसद है, अर्ली डायग्नोसिस, समय से पहले जांच कराएं। जैसे अभी ये हैं, इन्होंने, कितना आपका उम्र है? 41 साल। ये अपनी जिंदगी में आए हैं, आज तक हम बीपी वगैरह चेक नहीं कराए। करवाएंगे। हाँ। पहली बार हम आए हैं अपना चेक कराने। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि तो सर, अभी आपको किस टाइप का समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हमको अभी तक अपने आप में कोई फील नहीं महसूस होता है, सब कुछ लगता है कि हम ठीक ठाक हैं। तो अभी कुछ आपको दिक्कत महसूस हुई है तब आप डॉक्टर के पास आए हैं? हाँ, कभी या कभी सर में दर्द होता है, माथा में दर्द, वही हेड में दर्द होता है, तो लगता है कभी कभी चक्कर टाइप के, तो हम कहें कि थोड़ा चेक करा लेना जरूरी है। तो इससे पहले कभी आपने मतलब नहीं, ऐसे चेक कराए एक आध बार, तो डॉक्टर साहब बोले कि आपका ठीक है। अच्छा, ठीक। रेफरल अभी आपका क्या पोजीशन है? अभी हमको ठीक है, हल्का सर में दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर साहब ने आपको देखा? डॉक्टर साहब अब देखेंगे। अभी देखेंगे? हाँ, चलिए, ठीक है, आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। तो सर, आप हमारा क्या ये मकसद है कि ऐसे लोग जो अस्पताल नहीं जा पाते हैं, लोगों को घर पे काम होता है, अस्पताल जाने का मतलब होता है पूरा दिन आपको उसमें लग गया, तो वैसे लोगों के लिए हमारा व्यवस्था है। ये हमारा, आपको मैं बतला दूं कि ये हमारा 102 माह कैंप है। 101 कैंप हमने अभी तक गाँव में लगा चुका है हम लोग। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग ऐसे ही बहुत सारे ऐसे मरीज मिले जिनको पता नहीं होता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। मैं उनका जांच करता हूं, दवा शुरू करवाता हूं, और ये ऐसे ही अभी मुहिम शुरू हुआ है, ऐसे ही चलता ये कारवां चलता रहेगा। तो सर, क्या ये सिर्फ हाइपरटेंशन पे है या डायबिटिक पे भी है? दोनों, हाइपरटेंशन, डायबिटीज के अलावा बहुत सारे
दर्द के मरीज, घुटने में दर्द है, कमर में, पीठ में दर्द है, वैसे मरीज आते हैं। खून की कमी महिलाओं में जो है वो ऐसे लोग आते हैं। तो सबका जो भी है मैं सबका देख लेता हूँ, सबका चलिए ठीक है, ट्रीटमेंट थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे ही करते रहें आप, आशा करते हैं आप लोग ऐसे ही आगे चलेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। 2-3 साल से दिक्कत है, ठीक है। और क्या क्या दिक्कत होता है तुमको? आँख दर्द करता है, दूर का कुछ दिखाई नहीं देता है। दूर का नहीं दिखाई देता जैसे यहाँ पे हम बैठे तो वहाँ का कुछ दिखाई वहाँ का कुछ दिखाई नहीं देता है। तो कभी आँख वाले डॉक्टर साहब के पास नहीं गए थे? नहीं। अच्छा, पापा क्या करते हैं? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री है। तो कभी बोले नहीं कि डॉक्टर साहब से दिखाना है? क्या बोलते हैं? बोलते हो कि दिक्कत होता है तो? नहीं बोले। नहीं बोल रहे हैं। पढ़ाई कहाँ पे करते हो? इसी स्कूल में करते। इसी स्कूल में करते हो, ठीक है। अब तुम्हारा चश्मा बन जाएगा, लगाना है चश्मा, ठीक से अच्छे से दिखाई देगा। ये नहीं निकाल। तो अभी जैसा हम देखें कि डॉक्टर रमन किशोर के द्वारा जो है यहाँ पे बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। और इसमें जो बेसिकली जो है ये स्कूल स्क्रीनिंग में बच्चे लोग का जो अभी बहुत सारा बच्चा जो है कंजक्टिवाइटिस का और दूसरा जो है रिफ्रैक्टिव ईयर का जो केसेस जो है यहाँ अभी काफ़ी मात्रा में मिला है। और अभी जैसे ये बच्चा ही है, अभी इसको दिखाई नहीं पड़ रहा ब्लैक बोर्ड देखने में, लेकिन ड्यू टू अवेयरनेस या बहुत सारा कारण जो है फैमिली का अवेयरनेस नहीं होने के कारण बच्चा जो घर में बोल भी नहीं पाया या बोलता होगा तो इग्नोर करने की वजह से आज इसका जो रोशनी है काफ़ी कम हो गया हुआ है। और अभी हम कोशिश करते हैं कि कितना रोशनी आ जाता है। तो आप बताएं कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं रोशनी लाने का, इसमें क्या क्या संदेश देंगे आप लोग लाइट को? यही हमारा हमेशा से यही प्रयास है कि जो समाज में जो ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच पाते हैं, उन लोगों तक हम लोग खुद जाएं। जैसे आपने भी हमारा बहुत सहयोग किया है, जब भी आपको कैंप में बुलाते हैं आप आते हैं। तो यही हमारा सबका ये कलेक्टिवली एफर्ट है कि हम ऐसे लोगों तक पहुँचे जिनके जो स्वास्थ्य सुविधा से वंचित हैं, जो किसी भी पारिवारिक कारण से, जैसे इन्होंने बताया कि इनके पापा जो है राजमिस्त्री का काम, ये बोला है कि मेरे को ये दिक्कत हो रहा है, फिर भी इनके घर वाले अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमारी टीम के द्वारा ये एक सराहनीय कार्य किया गया है कि इनको आंख जांच करके उचित जो लेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा इनको। इसी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे। ये जैसे आप लोगों को पता हुआ कि हमारा ये 102 नंबर कैंप है, इससे पहले हमने 101 कैंप किया है। ग्रामीण क्षेत्र में ही हम लोग मेनली जाते हैं। आज मैं सोनपुर में हूँ और ऐसे लोगों को ही पहचान करते हैं जो लोग स्वास्थ्य सुविधा से वंचित होते हैं। धन्यवाद। क्लियर हो गया बाबू? ठीक है, दिख रहा है ना तुलसी? क्लियर है। और अब ये दिख रहा है, ठीक है। ये माइकिया है, धीरे धीरे ये बढ़ करके और एक्सटेंड करता, ठीक है। तो अभी इसका जो पावर जो लगेगा तो इसमें कांस्टेंट इसका विजन आ जाएगा। तो क्या ये चश्मा लगाने से ये ठीक हो जाएगा? मतलब कांस्टेंट रहेगा पावर इसका। अच्छा। और हाँ, 6 मंथ या 1 ईयर पे फैमिली को आकर के डॉक्टर साहब बेसिकली ये किस कारण से ये होता है? एक्टिव ईयर है, जैसे बच्चा को आउटडोर अभी जो है मोबाइल का सिस्टम आया हुआ है, फिर जैसे कि इंडोर गेम में ज़्यादा बच्चा रहता है, आउटडोर एक्टिविटी नहीं होने के कारण इस तरह का जो है डिफेक्टिव। अच्छा, ये जो है ये आई फ्लू से पीड़ित है ना? हाँ। आपको इसके बारे में आपको जानकारी थी कि आपको आई फ्लू हुआ है? नहीं जानकारी था, खाली जानकारी हुआ कि वहाँ आ रहे हैं आके डॉक्टर साहब। आपको कितने दिन पहले मालूम चला कि आपको आई फ्लू आया है? जिससे मालूम नहीं चला, सब लोग कहे कि बीमारी चला हुआ है। अच्छा, तो क्या किसी ने आपको उचित सलाह दिया जो आपको इसको आँख में दवा डालने की जरूरत है? हाँ आपने कभी इसके लिए आपने किसी तरह का दवा का इस्तेमाल किया आपने? जी हैं? जी। तो इससे आपको कुछ आराम मिला? नहीं आराम हुआ है ना, 3 ड्रॉप चेंज किए हैं। चौथा ड्रॉप में करने से थोड़ा ठीक हुआ है, करने से थोड़ा उजला हुआ है। तो ये है डॉक्टर चंदन, ये जो आँख का जो अभी जो इसको महामारी ही बोलेंगे, जो आई फ्लू जो फैला हुआ है, तो इसके बारे में आप जरा उचित सलाह लोगों को दें कि क्या कर सकते हैं, अभी जो है किस तरीके से बचाव किया जा सकता है इससे? आज जो है इस शिविर में करीब 15-20 लोगों का हमने कंजक्टिवाइटिस पाया। और ये कंजक्टिवाइटिस जो है अभी जो बदलता हुआ मौसम है, जो बारिश का या बाढ़ जो आया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या है कि हर एक लोगों के घर में अभी जो ये आई फ्लू जो है एक महामारी का रूप ले लिया हुआ है। और इसमें अवेयरनेस का कमी है लोगों में। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि एक लोगों को आई फ्लू हुआ तो वो क्या करते हैं कि
कि मतलब ये आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि दूसरे लोगों को भी हो जा रहा है और ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और इसके कारण जो है काफ़ी समस्या हो रहा है, आई इरिटेट हो रहा है, आँख में जलन हो रहा है, आँख लाल हो रहा है, आँख में दर्द हो रहा है, आँख सट जा रहा है। तो ये सब कंडीशन ये बना होता है। हम सभी लोगों से एक मैसेज देना चाहते हैं कि यदि किसी को इस तरह का सिम्टम्स नज़र आए तो अपने आप को आइसोलेट कर लें। जैसे कि ये पेशेंट हैं, अभी इनको आई फ्लू एक आई में हुआ है, अब ये कि दूसरे आँख में टच कर देगी तो उसमें भी हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जब आप घर जाते हैं तो अपना जितना टॉवल है, तौलिया है या बेड है, सबको अपना अलग रख लीजिए, ठीक है। जैसे कोरोना में किस तरह से फॉलो करते थे उसी हिसाब से इसमें फॉलो करना है, नहीं तो आप घर में बच्चे लोग को हो जाएगा, बच्चा से दूसरे को होगा, ठीक है। यदि किसी को होता है तो फिर उसको भी अपने आप को लिए आइसोलेट कर लेने के लिए, ताकि ये ना फैले, समझ गए ना। और जो है एक दवाई हम नहीं दे रहे हैं, उसको आप यूज करें, ठीक है। धन्यवाद। ये हैं पेशेंट हैं एक इंदू देवी, जिसको बोलते हैं, जिस अवेयरनेस के कारण यहाँ आया गया है लोगों को जागरूक बनाने के लिए। इसका एक जीता जागता उदाहरण है ये पेशेंट इंदू देवी। इनके साथ परेशानी ये हुई कि इनको पता नहीं चला और ये हाइपरटेंसिव थी और इनका ब्लड प्रेशर बहुत एकाएक शूटअप किया और शूटअप करने के कारण दिक्कत यह है कि इनका नास डैमेज हो गया, जिसके कारण आज इनको अनेक तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में मैं बात करूंगा डॉक्टर चंदन से, जो आँख के डॉक्टर हैं। डॉक्टर चंदन, आपने इनका देखा प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ, पुराना ओल्ड हिस्ट्री देखा आपने, ओल्ड हिस्ट्री के अनुसार आपको क्या लग रहा है? ये पेशेंट जो है सिस्टेमिक इलनेस जो होता है, जैसे हाइपरटेंसिव थी और इसको पता नहीं चल पाया क्योंकि रूरल एरिया से बिलोंग करती है और बीपी के बारे में इनको जो कोई ज़्यादा खास नॉलेज नहीं है और जो अवेयरनेस भी नहीं था और ना ही इनको सिम्टोमेटिक पता चल पाया था, जिसकी वजह से अचानक इनका क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर हाई हुआ होगा और इसका रेटिना जो है वो डैमेज हो गया हुआ है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या है कि सुई वगैरह भी लिए हैं आप आँख में? 2 सुई लिए, 2 सुई लिए, 4 सुई लगेगा, हाँ। तो पैसा के चलते 2 ही, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि एक छोटा सा गोली ब्लड प्रेशर का, और जो मरीज जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इग्नोर करते हैं। इसका इग्नोर के कारण ये पेशेंट जो देखिए आपके सामने है, तो बीपी के बढ़ने के कारण ये पर्दे में जो इसका जो ब्लड वेसल्स है वो हेमरेज हो गया हुआ है और इनको अभी कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी सर आप इनको क्या उचित सलाह देंगे? बहुत करना पड़ता है। अभी भी है तो उतना लाइट नहीं, देखिए, ठंडा सर हो जाता है माथा में, हाँ। कभी भी धुंधला दिखाई देने लगता है। अभी दवाई आप खा रहे हैं बीपी का? हाँ, बीपी का खा रहे हैं। अब देखिए जब सर भी दिए हैं। अब देखिए जो कि ब्लड प्रेशर का आप मेडिसिन ये चालू कर दी, तो आप लोग सभी लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब यदि 35-40 से उम्र का यदि आप हो गए हैं, एक बार ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर ये सब आपको चेकअप जरूर करवाएं, ताकि आपको अर्ली जो है डायग्नोसिस हो पाए और आप आगे जो है वो आगे का जो डिजीज जो है वो ना हो पाए। जैसे कि यही पेशेंट है, यदि ये पेशेंट यदि पहले से यदि जागरूक रहता तो आज इसको ये इधर उधर घूमने का जरूरत नहीं रहता, क्योंकि दवाई खाते ही और अभी आपका सब चीज़ सही रहता है, आँख भी आपका बचा रहता है। अभी आपका जो आँख डैमेज हुआ है तो वो रिकवरी करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है ना। आप क्या संदेश बीपी का क्या बीपी की दवाई है, अगल बगल में है तो उनको भी हम बोलते हैं। मेरी गुतनी है तो आज उनको फोन करके बुलाए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही आपका सराहनीय है। बहुत सारा पेशेंट है जो कि बीपी शुगर के कारण जो है यदि अर्ली स्टेज में उनको पता नहीं चलता है तो इस तरह का भटकाव जो है हर एक आज वहाँ उस अस्पताल में जा रहा है, एक छोटा सा दवाई के कारण आप में पड़ जाता है। कितना पेशेंट तो मैं आईसीयू में देखता हूँ कि बीपी के कारण जो है आईसीयू में पड़े हुए हैं, बहुत दिन से कोमा में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना शरीर को देखभाल कीजिए और अर्ली स्टेज में जो है आप डायग्नोस करवा करके आप मेडिसिन स्टार्ट कीजिए, इग्नोर नहीं कीजिए बीपी और शुगर का दवाई। ओके, थैंक यू। कि आज जो हुआ है, आज जो हुआ दिग्भ्रमित हो रहे हैं, मोबाइल और इसका ज़्यादा यूज कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक तो विजुअल बात है कि देखना और कुछ दिन भर बात करते रहना। मैंने वहाँ को देखा है कि
दिन भर रात भर मैंने देखा है, रोड पर भी बात किए जा रहे हैं। और तो ये भी तो कान को हानिकारक करता होगा, दिमाग पर बहुत ही ज्यादा तनाव होता होगा, ऑडिटरी नर्व उसका एग्जॉस्ट हो जाएगा, ऐसा तो मुझे लगता है। और ये भी एक तरह का ये है, एडिक्शन है। एक तो विजन एडिक्शन हुआ और एक ऑडिटरी एडिक्शन ये जो हो रहा है, जिसको बोला जा सकता है। तो इससे भी दिमाग पर काफी प्रभाव पड़ता होगा, थकता होगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक पहले ही बताया कि सब टू मच यदि किसी चीज का हो रहा है तो वो एडिक्शन है। और अभी के टाइम में क्या है कि आप ड्रिंक कर रहे हो या फिर कोई चीज का भी आप नशा कर रहे हो तो वो भी एक तरह से एडिक्शन है। तो ज्यादा यदि ज्यादा किसी चीज को आप अपने रूटीन में शामिल कर रहे हैं तो वो एक तरह से वो एडिक्शन हो जा रहा है। और अभी मोबाइल जो है, मोबाइल आज के डेट में हर एक आदमी के हाथ में मोबाइल है। और एक आदमी जो है वो 2 घंटा का भी मोबाइल यूज करता है, और एक आदमी है जो कि दिन भर मोबाइल का यूज करेगा और रात सोते वक्त 6 से 7 घंटा, अदरवाइज दिन भर उसका मोबाइल। आपका ये कहना है कि वो अननेसेसरी अभी तरह का रील्स है। अभी स्टूडेंट में ही जाइए तो ऐसा 10% या 5% जो है, 5% स्टूडेंट जो है, तो 10 to 5% स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं कि 10 to 5% स्टूडेंट क्या है कि मोबाइल का सही यूज करते हैं। अदरवाइज 80% स्टूडेंट जो है यदि उसके हाथ में मोबाइल है तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा कि 10-15 रील्स पर डे नहीं देख लेते हैं। अननेसेसरी वो सब किसी तरह का एक तरीके का एडिक्शन हो गया, नशा हो गया है, उनके दिमाग में चलते रहता है। जैसे स्क्रीन ऑन हुआ तो रील्स श्योर है कि 4-5-10 रील्स वो देखना ही उसका ये है। तो ये सब तो अननेसेसरी है, इसका तो साइंटिफिक कुछ ये नहीं है, एकेडमिक कोई फायदा नहीं होता। और ये दिमाग को पॉल्यूट कर रहा है, ये प्रदूषित कर रहा है, मुझे लगता है। और ये कर दे रहा है आपका जो है कि एनर्जी, जो ब्रेन का एनर्जी जो होता है वो कम कर दे रहा है। अच्छा, जो आपका जो कैपेसिटी हो तो मुझे लगता है कि ये जैसे कि नशा, ये दारू का नशा है, ये आप गांजा का, कनाबिस का नशा, उसी तरह एक नशा हो गया। और ये डोपामिन जो केमिकल है जो जनरेट होता है, और जिसके लिए हम एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग देते हैं सिजोफ्रेनिया में या हालुसिनेशन में, उनको कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है कि हमको बात करना है। ऐसा भी एक तो पेशेंट हमने देखा है, वो कहता है कि सर मेरा व्हाट्सएप डिलीट हो गया, अब उसका धड़कन बढ़ गया। ऐसा एक पेशेंट आया, कह रहा है कि सर मेरा लगता है कि उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा लॉस हो गया, इस तरह का वो 1 घंटा में बेचैन हो गया है। और वो मम्मी करते हुए दुकान में रात के टाइम में, तो वो तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, तो मैसेज करता है कि नहीं आता है तो उसका धड़कन बढ़ जाता है, मैसेज से जवाब नहीं आ रहा तो उसका धड़कन बढ़ जा रहा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये रियली आपका कहना है कि ये एडिक्शन है। ये जो बीमारियां पहले होती थी, जो नशा का बीमारी होता था जिसको हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे कि नशा, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये इस तरह के पेशेंट बढ़ते ही जाएंगे अगर हम लोग इस पर कोई लगाम नहीं लगाते हैं। अगर इस पर रोका नहीं जाए, अगर सलाह नहीं दी जाए, तो गार्जियन की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। कोई डॉक्टर सलाह से कुछ नहीं होने जा रहा है। डॉक्टर भी कहे, डॉक्टर तो हमेशा पेशेंट के साथ रहेगा नहीं, इवेंटली तो पेशेंट को खुद पर अपने को कमांड करना होगा। तो ये जो चीज़ आप बता रहे हैं डॉक्टर चंदन, इज वेरी नाइस। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर हम लोग ये कर पाते हैं, लेकिन जैसा मेरा मानना है कि जो हम लोग मोबाइल देखते हैं अननेसेसरी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ब्रेन में जो मेलाटोनिन रहता है, सही बोल रहे हैं, वो क्या होता है कि आप धीरे-धीरे डिसबैलेंस हो रहा है, सेक्रेशन कम हो रहा है, या फिर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में भी हो जा रहा है। सोने में दिक्कत होगा ऐसे पेशेंट को, क्योंकि मेलाटोनिन का यूज कहीं और हो जा रहा है। तो उसमें क्या होगा कि यदि आप भरपूर नींद लेते हैं तो वो आपका मेलाटोनिन जो है वो तरीके से वर्क करता है। सही बात है। और अदरवाइज यदि आपका उसको डिस्टर्बेंस करते हैं तो आपका नींद में भी डिस्टर्बेंसेस होगा और उसके कारण स्ट्रेस होगा, तरह का साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होगा। हाँ, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर आपको फैमिली डिस्टर्ब होगा, इश्यूज होगा, फ्रेंड सर्किल डिस्टर्ब होगा, आप घर में तनाव का माहौल रहेगा, हमेशा आपको चिड़चिड़ापन रहेगा और आप दवा पर परमानेंटली दवा पर चले जाएंगे। जो रिस्पेरिडोन है, DHP है, सर्ट्रालिन है, आई थिंक डेपोन है। तो ये जो चीज़ों का हमको ध्यान देना होगा। आप बहुत सही बोल रहे हैं डॉक्टर चंदन, ये आपने एक अलग एस्पेक्ट दिया युवाओं के लिए और गार्जियन के लिए। और इसमें कुछ और भी कुछ मेडिसिन है, देसी चिकित्सा में भी कुछ रोल है क्या? कुछ आयुर्वेद होम्योपैथ भी कुछ है, इसका इलाज तो बताएं आप।
इस समय जो है एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है और रही इसमें डिस्टर्बेंस के लिए सबसे पहले हम इसको प्रिवेंट करते हैं, पेशेंट को काउंसलिंग जरूरी रहता है इसमें ये। हाँ, इससे स्टार्टिंग जो है यदि पेशेंट यदि अर्लियर स्टेज में है तो काउंसलिंग और कुछ सर्टेन मेडिसिन है उसको दे करके हम करते हैं। और यदि सीवियर है तो फिर उसके लिए फिर बहुत सारा थेरेपी है। साइकोथेरेपी की बात कर रहे हैं, साइकोथेरेपी दिया जाता है और ये ट्रीटमेंट के बाद का हिस्सा है, जिससे कि काउंसलिंग, ये काउंसलिंग में सेशन में होता है कि एक ही जैसे एक बार किया गया उसके बाद फिर आप लोग बार बार भी बुलाते हैं कि फॉलो अप करते हैं सर? फॉलो अप जरूरी रहता है इसमें ताकि उसका सेवरिटी या एसेस किया जा सके। एक स्केल होता है, पैमाना होता है कि पिछली बार कैसा था, इस बार क्या स्कोर है, जो आप स्कोर देते हैं ना कि आउट ऑफ 10 कितना इस बार है, आउट ऑफ 20 इस बार कितना बढ़ा है कि घटा है। सो इट्स वेरी नाइस। आई थिंक इस तरह की चीज़ों से काफ़ी लोगों में ये आएगा, अवेयरनेस आएगा। और जो गार्जियन केवल दारू को ही नशा मानते हैं और ये भांग और गांजा को ही नशा मानते हैं, आज उनको लगेगा कि नहीं ये भी एक बहुत बड़ा नशा का रूप होने जा रहा है और घर तबाह हो जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में बहुत लोग नहीं जान पाते हैं कि मेरा बच्चा नशा के हालत में चला गया है। उसको लगता है कि ये मोबाइल से बात ही हो रहा है, लेकिन वो उसको डांटते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि इनका ब्रेन एडॉप्ट कर गया है और इनका ब्रेन का विस्फोट हो चुका है। ज़्यादा तंग करने का मतलब है कि फैमिली डिस्टर्ब होना। तो इसका बचाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से मोबाइल का यूज कम कर दिया जाए, प्रिवेंट किया जाए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सुझाव दे रहे हैं आप। तो युवाओं के लिए या बड़ों के लिए भी सजेशन है। मुझे लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि विजुअल थेरेपी, साउंड थेरेपी की भी कुछ बात होगी, म्यूजिक थेरेपी की बात होगी। मोबाइल जिस चीज़ के लिए बना है उसका यूज किया जाए और अगर प्रोफेशन से जुड़े हैं तो ठीक है, आप यूज करिए, बात करना का जरूरी है। अगर कॉल सेंटर में आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी पीरियड होना चाहिए कि 3 घंटे या 4 घंटे का ही रहे सेशन, बजाय कि 24 आवर की। सो इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। तो मैं ऐसा नहीं हो कि साइकियाट्रिस्ट की इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी कमी है, अवेयरनेस कम है। तो अगला जो इंडिया का जो मेन प्रॉब्लम है, जो कि नहीं दिख रहा है आंखों से, जो कि छुपा हुआ आइसबर्ग फिनोमेना है। जैसे बर्फ होता है, नहीं ऊपर से दिखता है इतना है, लेकिन नीचे भी उतना ही डाउन में रहता है। तो ये जो फिनोमेना दिख रहा है हम लोगों को, आइसबर्ग फिनोमेना है और ये आने वाले टाइम में काफ़ी विस्फोट होगा। ये समुद्र का रूप लेते जा रहा है और कभी न कभी आज मोबाइल के नशे में लोग गाड़ी भी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और ये मोबाइल से बात भी कर रहे हैं और उनका ध्यान कहीं और है, काम कहीं और हो रहा है, बाइक कहीं और ड्राइव कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है डॉक्टर? देखिए, जो ब्रेन जो होता है वो एक तो सही डायरेक्शन कवर करने के लिए आपको कंट्रोलिंग जो है वो ज़्यादा ब्रेक जरूरी है, ब्रेक जरूरी है, ब्रेक जरूरी है, एक्सीलरेशन के साथ ब्रेक भी जरूरी है। ये कहना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपका ब्रेन का क्या पावर है। यस। तो इस कंडीशन में आप क्या करें कि जो बैलेंसिंग ब्रेन और जो सही बोला आपने, इसे प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन एक टर्म हुआ करता था, प्लास्टिसिटी ऑफ माइंड। आप बहुत सही बोल रहे हैं कि मेरा ब्रेन जो है कितना उसका कैपेसिटी है। कैपेसिटर एक टर्म हुआ करता था फिजिक्स में, कंडेंसर एक टर्म हुआ करता था कि इतना ही लोड दे सकते हैं, नहीं तो फट जाएगा, विस्फोट